भारत पर लगभग 1200 सालों तक लगातार हमले होते रहे और इन वर्षों में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। कई तरह के युद्ध लड़े गए, जिनमें से कई युद्ध भारतीय शासकों ने जीते और कई बाहरी आक्रमणकारियों से कई युद्ध भारतीय शासक हार गए। लेकिन फिर भी यहाँ के राजाओं ने अपनी गलतियों से सीख न लेकर अपने अहंकार को प्राथमिकता दी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की कभी न खत्म होने वाली गुलामी कब प्रारंभ हुई, इस बात का पता जब तक लग पाता तब तक देर हो चुकी थी। किसी भी जाति विशेष पर आरोप लगाना ठीक नहीं है, फिर भी यदि कोई पूरे देश की जिम्मेदारी ले और वो भी अपनी जिम्मेदारी ठीक से न निभा पाए तो अंत में उसे भारी विद्रोह और आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। यही हुआ राजपूत राजाओं के साथ। राजपूत शासकों में कई कमियां थी, जिसके कारण प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता नष्ट हो गई। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं सब कारणों के बारे में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। नंबर 8, राजपूत शासकों में आपसी तालमेल का अभाव। राजस्थान के सभी राजपूत शासकों में तालमेल का अभाव था। छोटे छोटे स्वार्थों के लिए एक राजा अपने ही भाइयों पर हमला कर देता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राजस्थान में एक युद्ध केवल मतीरे के लिए लड़ा गया था। मतीरा एक राजस्थानी फल होता है जो एकदम तरबूज जैसा होता है। राजस्थान के इतिहास में इस युद्ध को मतीरे की राड़ कहा जाता है। इसके साथ साथ कोई बाहरी आक्रमणकारी किसी राजा पर हमला करता था तो पड़ोस का राजा अपने पड़ोसी की मदद न करके मुगल आक्रांता के साथ मिल जाता था। इतिहास में इसका सबसे बड़ा उदाहरण जयचंद है, जिसे कौन नहीं जानता। नंबर 7, जातीय भेदभाव ऊंच नीच। राजपूत राजाओं की सेनाएं केवल राजपूतों के लिए रिजर्व थी। इसमें राजपूत राजाओं का मानना था कि केवल राजपूतों को ही ईश्वर ने मरने, मारने, राज करने और युद्ध करने के लिए बनाया है। इसलिए राजपूत राजा आम नागरिकों और अन्य जातियों को अपनी सेना में नहीं लेते थे। वंशवाद पूरी तरीके से हावी था। इस कारण सेना में प्रभावी और योग्य सैनिकों की कमी अपने आप होने लगी, जिसकी वजह से इन्हें भयंकर हार का सामना करना पड़ा। नंबर 6, धर्म युद्ध में विश्वास रखना। राजपूत शासक धर्म युद्ध में विश्वास रखते थे, वहीं दूसरी तरफ मुगल क्रूर और भयंकर अत्याचारी थे। मुगल खेत में घुस जाने वाले उस सांड की तरह थे जो खेत में घुसने पर सारे खेत को तहस नहस कर देता था। लेकिन राजपूत ऐसे नहीं थे। राजपूत शासकों के कुछ विशेष नियम थे, जैसे भागती हुई सेना पर हमला ना करना, घायल को ना मारना, रात में युद्ध नहीं करना, अपनी बात पर अडिग रहना, शत्रु को भी मान सम्मान देना। लेकिन राजपूत भूल गए थे कि ये नियम यदि सामने वाला शत्रु भी सज्जन है उस पर ही लागू होता है, किसी क्रूर आक्रांता पर नहीं। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की बातों में आकर उसे छोड़ दिया था, क्योंकि उसने अपने ईश्वरीय ग्रंथ की कसम खाई थी और इस कारण पृथ्वीराज ने आसानी से विश्वास कर लिया और मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप मोहम्मद गौरी फिर से ताकतवर होकर लौटा और उसने पृथ्वीराज चौहान को मौत के घाट उतार दिया। इस कूटनीतिक अभाव के कारण राजपूत शासक मिटते रहे। नंबर 5, गुप्तचर यानी जासूसी प्रणाली का अभाव। राजपूत राजाओं ने कभी गुप्तचर प्रणाली पर ध्यान नहीं दिया। 7वीं शताब्दी तक भारत के प्राचीन क्षत्रिय शासक इस प्रणाली का उपयोग करते थे। इस कारण हजारों सालों तक वो भारत की सीमाओं की रक्षा करते रहे। गुप्तचर और कूटनीतिक प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण है आचार्य चाणक्य। चाणक्य नीति, जिसकी वजह से मौर्य शासक कई सालों तक बाहरी आक्रमण से भारत की रक्षा करते रहे। राजा हर्षवर्धन ने भी इस प्रणाली की वजह से भारत को अजय बनाया। लेकिन राजपूत राजाओं ने इस प्रणाली का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कभी पश्चिम में अपने गुप्तचर नहीं भेजे, इस बात की जानकारी इकट्ठा नहीं की कि पश्चिम के दूर देशों में क्या चल रहा है, वहाँ पर किस तरह की युद्ध प्रणाली विकसित हो रही है और वहाँ के शासक भारत के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं। इस कारण राजपूत हारते गए। नंबर 4, छद्म युद्ध यानी छुप छुप कर लड़ने में विश्वास न रखना। राजपूत शासक आमने सामने की लड़ाई में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि युद्ध केवल मैदान में ही लड़ा जा सकता है,
लेकिन मुगल आक्रांता छद्म युद्ध में विश्वास रखते थे। उनकी युद्ध का कोई निश्चित समय नहीं होता था। छुपकर वार करना और घायलों को भी मौत के घाट उतार देना मुगलों का सिद्धांत था। वो शत्रु को किसी भी हालत में जीवित न छोड़ने में विश्वास रखते थे। छद्म युद्ध के कारण ही वीर शिवाजी ने मुगलों को धूल चटा दी थी। गुरिल्ला युद्ध और छद्म युद्ध में मराठों को महारत हासिल थी। यही मराठों का सिद्धांत था और इस कारण मराठे सदैव जीतते रहे और राजपूत हारते रहे। और बहुत कम समय में मराठों ने मुगलों से भारत के कई राज्यों को स्वतंत्र करवा दिया था। नंबर 3, मैदान में दमखम दिखाने की प्रवृत्ति। राजपूत राजा सज धज के और विशेष हथियारों के साथ खुद मैदान में उतरते थे। इस कारण सेना में राजा को पहचान पाना बहुत आसान था। दूसरी तरफ मुगल सुल्तान आम सैनिकों की तरह ही युद्ध में उतरता था और सैनिकों के मध्य सुल्तान को पहचानना बहुत मुश्किल था। राजपूत सेना में जब आसानी से पहचान कर राजा की हत्या कर दी जाती थी, तब सारी सेना का आत्मविश्वास टूट जाता था और मुगल पूरी सेना को मारकर शासन को अपने अधिकार में ले लेते थे। नंबर 2, राजपूत राजाओं का विलासितापूर्ण जीवन और उनमें त्याग का अभाव। राजपूत शासकों ने कभी भी पूरे भारत को एक करके चक्रवर्ती सम्राट बनाने का लक्ष्य नहीं रखा। उनका लक्ष्य केवल छोटी छोटी जागीरों पर कब्जा करके अपना शासन चलाना था। राजा हर्षवर्धन के बाद केवल मराठा राजा शिवाजी ने भारत को एक करने का प्रयास किया था। इसके विपरीत राजपूत शासक इसकी उपेक्षा करके भोग विलास तथा मनोरंजन में व्यस्त थे। मुगलों की तरह कई कई रानियां और दासियां रखना अब राजपूत शासकों की आदत बन गई थी। राजपूतों के हथियार दिखने में जितने अच्छे थे उतने घातक नहीं थे। मंगोलिया के आक्रांता चंगेज खान का धनुष करीब 4 फीट का होता था, जिसे घोड़े के ऊपर बैठकर चलाना बहुत आसान था। इसकी मारक क्षमता इतनी खतरनाक थी कि ढाल वगैरह को भेद कर शरीर के अंदर तक घुस जाए। वहीं मध्यकाल आते आते राजपूतों ने धनुष का मुख्य तौर पर इस्तेमाल करना बहुत कम कर दिया था। उन्होंने हल्दी घाटी जैसी राजस्थान की लड़ाइयों में भी कभी ऊंटों का इस्तेमाल नहीं किया। अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर की तरफ से आया ऊंटों का सैलाब जंग के मैदान में आंधी की तरह कहर मचा रहा था। हिंदुस्तान में भारी हथियार बेहतर होता है, इसकी अवधारणा हमेशा से रही है। राजपूतों की कड़क बिजली जैसी एक तोप को खींचने में 20-20 बैल लग जाते थे, जबकि बाबर के पास ऐसी तोपें मौजूद थी कि एक ऊंट पर 2 तोप लादी जा सकती थी। हल्दी घाटी के मैदान तक ये तोपें खराब रास्ते के चलते आ ही नहीं पाई थी और जंग हारने का ये एक बड़ा कारण था। इससे राजपूतों को सीख लेनी चाहिए थी कि हथियार की तेजी उसके वजन से ज्यादा खतरनाक होती है। हथियारों के वजन की बात चली ही है तो आपने महाराणा प्रताप के 80 किलो के भाले और 35 किलो की तलवार की बात सोशल मीडिया पर जरूर पड़ी होगी। राजपूतों की तलवार खांडे को दुनिया के सबसे घातक काटने वाले हथियारों में से एक माना जाता है। एक औसत खांडे का वजन 1.5 किलो के आसपास होता है। महाराणा प्रताप के हथियार उदयपुर संग्रहालय में उपलब्ध है। अगर वो वास्तव में ही उतने ही भारी हैं जितना कहावतों में बताए गए हैं, तो सरकार को भारत के इस इतिहास की उपलब्धि का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज जरूर करवाना चाहिए। अफीम की लत और घिसे पिटे तरीके। राजस्थान में अफीम चखने का रिवाज लंबे समय से रहा है। मध्यकाल में युद्ध में जाने से पहले योद्धा इतनी मात्रा में अफीम चख लेते थे कि मरने मारने के अलावा कोई रणनीति याद ही नहीं रख पाते थे। हिंदुस्तानी सेना नायकों का युद्ध करने का तरीका 2020 क्रिकेट मैच खेलने जैसा था। वो मैदान में उतरने के बाद पारी खत्म करके ही बाहर आने में विश्वास रखते थे। वहीं दूसरे आक्रमणकारी अपनी सेना का बड़ा हिस्सा रिजर्व रखते थे। जब युद्ध का अच्छा खासा समय निकल जाता था तो ये ताजा सैनिक हमला करते थे और खेल पलट देते थे। ऐसे युद्धों की इतिहास में कमी नहीं है जहां इसी नीति के कारण भारतीय जीता हुआ युद्ध हार गए थे। ऐसा नहीं है कि सारे राजा ऐसे ही थे। महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा और हमीरदेव जैसे कई त्यागी और राष्ट्रभक्त राजा हुए थे, लेकिन ज्यादातर राजा राष्ट्र के प्रति उदासीन थे। ऐसा नहीं है कि राजपूत शासकों ने कभी सार्थक प्रयास ही नहीं किया। कई ऐसे राजा हुए हैं
जिन्होंने बाहरी आक्रमणकारियों से लोहा लिया, लेकिन भारत के इतिहास में वो गुमनाम है, क्योंकि ये दुर्भाग्य है कि भारत का इतिहास भारत के शत्रुओं द्वारा ही लिखा गया है। भारतीयों का आत्मविश्वास कम करने के लिए सदैव बाहरी आक्रमणकारियों को ऊंचा और भारतीय राजाओं को सदैव नीचा दिखाया गया है। इसलिए हमें लगता है कि भारत का इतिहास दोबारा लिखा जाना चाहिए, और वो भी बिना किसी पक्षपात के। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को 10,000 शेयर्स तक पहुंचाएं। अगर इस वीडियो पर 10,000 शेयर्स आते हैं तो हम इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर बनाएंगे।